नमस्कार, आपका स्वागत है दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम नारी चेतना में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, नारी से जुड़े जीवन के विभिन्न पहलुओं की। किसी भी नारी के जीवन का विशेष समय होता है जब वो माँ बनती है, और मातृत्व के पहले 1000 दिन होते हैं बहुत विशेष। आज हम इन्हीं 1000 दिनों के बारे में बात करने जा रहे हैं और एक बहुत ही विशेष अतिथि आज हमारे साथ स्टूडियो में है जिन्हें हमने आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर वीरेंद्र अहलावत, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर कम स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। और सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस समय सरकार बहुत ज़्यादा जोर देकर ये बात कह रही है कि जो पहले जीवन काल के 1000 दिन हैं, यानी कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है उससे कुछ समय बाद तक वो 1000 दिन जो काउंट होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या विशेष है जो इन 1000 दिनों में होता है और इस पर इतना ज़्यादा जोर देकर क्यों बात हो रही है? फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के पहले 1000 दिन, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यही 1000 दिन डिसाइड करते हैं कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ क्या होगी आगे जाके, कि उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ क्या होगी, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होंगे। ये फर्स्ट 1000 डेज़ पे ही डिपेंड करता है। जिस दिन कोई भी महिला कंसीव करती है, ये 1000 दिन हम उस दिन से काउंट करते हैं। 270 दिन प्रेगनेंसी के उसमें इंक्लूडेड हैं, उसके बाद 2 साल बच्चे के। तो ये टोटल 1000 दिन है, चाहे वो मैटरनल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, या उसके माइलस्टोन है, इम्यूनाइजेशन है, या बीमारियों की रोकथाम है, वो सब मिला के जो बच्चे का जो फ्यूचर बनेगा वो इन्हीं 1000 दिन में बनेगा। जी, यानी कि बच्चे के होने से पहले तक जब हमें पता चलता है कि बच्चा होने वाला है, यानी कि जब गर्भ धारण कोई भी स्त्री करती है, उससे लेकर यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, शिशु अवस्था तक ना आ जाए, तब तक पूरा ख्याल रखा जाता है। जी। और इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें इम्यूनाइजेशन भी इंक्लूडेड है और पोषण भी, यानी हम खान पान और सब चीज़ों का ध्यान इसमें रख रहे हैं। कैसे कर रहे हैं और इसके बारे में जो लोग हैं उनको आप कैसे बता रहे हैं जो नई माएँ हैं? कंसेप्शन से शुरू करते हैं। जैसे माँ ने गर्भ धारण किया जी, तो जिस दिन भी कोई स्त्री गर्भ धारण करती है उसी दिन से हम उसको माँ कहने लग जाते हैं। जी, और माँ एक बहुत सुंदर शब्द है और हर स्त्री अपने जीवन काल में ये शब्द सुनना चाहती है। तो जब गर्भावस्था में आती है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ, वुड बी मदर। उसी के साथ साथ कि उस वक्त हम पूरा फोकस होता है मैटरनल न्यूट्रिशन पे, माँ के न्यूट्रिशन पे, क्योंकि माँ जो खाएगी, माँ का स्वास्थ्य जैसा भी रहेगा वही बच्चे पे रिफ्लेक्ट होगा। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए, उसमें खून की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए, उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसका एडिक्वेट जितना होना चाहिए उतना वेट गेन होना चाहिए, उसे जितना आराम मिलना चाहिए उसे उतना आराम करना चाहिए, और साथ साथ जितना उसे फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए वो उसे ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि मसल टोन अप रहें, नॉर्मल डिलीवरी के समय उसे कोई दिक्कत ना आए। ये प्रेगनेंसी के दौरान हम सुनिश्चित करते हैं। ये 4 एंटीनेटल चेकअप, जब से प्रेगनेंसी में पूरे के पूरे 4 एंटीनेटल चेकअप होने चाहिए, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली तिमाही में 1, दूसरी तिमाही में फिर 1 चेकअप होगा, और जो लास्ट तिमाही है यानी कि 6 महीने से लेकर 9 महीने की, उसमें 2 चेकअप हम लोग करवाते हैं महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के। जी। तो सर, इसे जो ये पहले 1000 दिन है, इन्हें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से भी कहते हैं। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों कहा जा रहा है इसे? अपॉर्चुनिटी तो है ही, अगर यहाँ संभल गए तो सारी ज़िंदगी संभल जाएगी। तो ये हमारे पास एक मौका है, इसे हमें गंवाना नहीं है किसी भी तरीके से। अगर ये गंवा दिया, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते जी। तो वो अगर खो गया तो बस खो गया सारी ज़िंदगी के लिए। जैसे बच्चा है, हम उसको ये देखते हैं कि उसकी उम्र कितनी है, उसके हिसाब से उसकी इतनी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट फॉर एज जी। अगर वो छोटा रह गया माइल न्यूट्रिशन की वजह से या बीमारियों की वजह से, तो वो जितनी हाइट उसे गेन करनी चाहिए वो कभी नहीं गेन कर पाएगा, तो वो फिर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होगी जी। तो इसीलिए हम इसे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं।
सर, बच्चे के विकास की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कहते हैं कि 2 वर्ष तक बच्चों के दिमाग का 80% विकास हो जाता है, तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट ये एक टेक्निकल वर्ड है। जितने हमारे की ब्रेन टिश्यू जो बनता है, न्यूरॉन्स बनते हैं जिनमें हमारे जो सेंसेस ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन से जो मोटर नर्व्स हैं जो शरीर को हम एग्जीक्यूट कराते हैं काम को, ये मसल ये काम करेगी, ये करेगी, वो सब 2 साल तक डेवलप हो जाते हैं जी। तो इसीलिए ज़रूरी है 80% तक डेवलपमेंट ब्रेन का 2 साल तक हो चुका होता है। ब्रेन ना कहें, हम इसे नर्वस सिस्टम कहें, क्योंकि सारी हमारी नर्व्स भी हैं और नर्व से ही सारी मसल सब कुछ सब उन्हीं से चलता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय ब्रेन ओनली, सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है। ये कंप्यूटर हमारी बॉडी का कहाँ क्या होना है, कब होना है। अगर मैं अपना, जैसे अभी मैंने अपना हाथ उठाया तो मैसेज ब्रेन में गया, बिल्कुल विद इन सेकेंड उसने कहा हाँ उठा लो, और उसने उठा दिया जी। ये है सर, हम बात कर रहे हैं कि हम ट्रैकिंग करते हैं जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनकी, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ तो पूरा हम जानते हैं कि एक पूरा ट्रैकर बना लिया जाता है कि ऐसे एक स्त्री आई, फिर उनका इम्यूनाइजेशन हो या फिर कब कब उनको क्या क्या मेडिसिन देनी है। लेकिन जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऑप्ट करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप लोग कैसे रख रहे हैं? चाहे वो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में रजिस्टर्ड हों या प्राइवेट में जी, सारी गर्भवती महिलाएं रजिस्टर्ड होती हैं और बच्चे भी रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है जो HMIS का पोर्टल है, बना हुआ है, भारत सरकार ने बना रखा है। इसमें सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर को हमने रजिस्टर किया हुआ है। तो करीब मोर देन 50% जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो प्राइवेट में जाती हैं जी, और करीब 50% ही हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में आती हैं। लेकिन ये सारा का सारा डाटा हमारे पास ऑन रिकॉर्ड होता है कि कितनी प्राइवेट में गई हैं, कितनी हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में आई हैं। इसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन का भी रिकॉर्ड होता है। जितने भी डिलीवरी पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिलीवरीज हो रही हैं, सारे के सारे यूविन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। जैसे वहाँ पर गर्भवती महिला कोई भी आती है डिलीवरी के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर वो पहले रजिस्टर्ड नहीं हुई है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूविन पे रजिस्टर हो जाती है जी। फिर उसके बाद उसका प्रेगनेंसी का आउटकम उसके ऊपर चढ़ेगा, उसका वैक्सीनेशन होगा। बर्थ डोज जो होती हैं वो हम 3 डोज लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी की और ओरल पोलियो और BCG की जी। वो विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ हमें लगानी होती है, वो सारी उस पर चढ़ जाती हैं। यानी एक ही सेंट्रल डेटा है जहाँ पर चाहे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहा है या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, सारा डेटा हमारे पास एक ही पोर्टल पर है। इन नंबर्स हमारे पास सारा HMIS में आ जाता है जी, और बाय नेम हमारे पास यूविन पोर्टल पे जी। और सर, अब बात करते हैं हम इंटर जनरेशन साइकिल, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर कुपोषण जो है वो माँ में रहता है तो इंटर जनरेशन साइकिल कैसे क्रिएट होता है और उसे कैसे हम जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। मैं इसको एडोलसेंट से शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ। एडोलसेंट गर्ल है, कोई भी किशोरी है, उसमें अनीमिया है और या उसकी पेट में कीड़े हैं या कोई और बीमारी है, तो वो उसके बाद 20 साल की उम्र होगी, 21 साल की होगी, उसकी शादी होगी। उन्हीं डेफिशिएंसीज के साथ उसकी शादी हो गई, उन्हीं के साथ वो कंसीव कर लेगी उसके बाद में। और अनीमिया है कि प्रेगनेंसी विद अनीमिया हो जाएगा, प्रेगनेंसी विद वॉम इन्फेस्टेशन हो जाएगा, पेट में कीड़े हैं, कोई और भी बीमारी है वो भी प्रेगनेंसी विद सो एंड सो डिजीज़ वो कहलाएगी। तो उसको हम किशोर अवस्था में ही हमें टैप करना है, या वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जो हम उसको लेंगे, जो प्रेग्नेंट नहीं है और लैक्टेटिंग भी नहीं है, तो दे कैन कंसीव एनी टाइम एंड दे आर मैरिड। तो ऐसी हालात में भी उनका हमें ख्याल रखना है। तो बिफोर दे कंसीव अनीमिया करेक्ट होना चाहिए उनका। अगर कोई उनको मेडिकल कंडीशन है वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। उसको प्रोफाइलेक्टिक हमें एल्बेंडाजोल की गोली जो पेट में कीड़ों के लिए वो दे देनी चाहिए कि वो भी अनीमिया का कारण बनती है। उसका पोषण ठीक है या नहीं वो भी हमें पता होना चाहिए कि भाई इसको डाइट इसकी ठीक रहनी चाहिए, अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है। तो उसके बाद अगर वो ये चीज़ें करेक्ट होने के बाद अगर वो कंसीव करती है वो महिला, उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी कम होंगी,
ड्यूरिंग लेबर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे पोस्टमार्टम हैमरेज आपने सुना होगा, जी। वो अनीमिया की वजह से ही होता है ज़्यादातर, तो वो भी नहीं होगा। और मैटरनल और बच्चे का, माँ और बच्चे का जो आउटकम है, जिस पे जो एक्चुअली हेल्दी चाइल्ड हेल्दी मदर एट द एंड ऑफ द डे होना चाहिए, वो हमारा एम है। तो सर अगर हम बोलें कि जो किशोरी है, अगर एक स्वस्थ किशोरी है वही एक स्वस्थ आगे जाकर माँ बनेगी, तो गलत नहीं होगा? ये बिल्कुल सही है ना? तो इसके लिए भी सर हम क्या कर सकते हैं कि किशोरियाँ जो हैं हमारी स्वस्थ रहें? और अनीमिया शायद हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ासकर अगर हम किशोरियों की बात करें, कि उनमें खून की कमी अक्सर पाई जाती है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे ही हम किशोरावस्था में कदम रखते हैं, हमारी जो आयरन रिक्वायरमेंट है शरीर की, वो तिगनी हो जाती है, लेकिन खाना हम वही खा रहे हैं। ठीक है, आज मैं अगर कोई किशोरी 11 साल की है, जो खाना खा रही है 12 साल में भी वही खाना खा रही है। बिल्कुल। उसके बाद में उसको माहवारी भी शुरू हो जाती है, तो उसमें ब्लड लॉस होता है उसमें। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स उसके डेवलप हो रहे होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो डेवलप हो रहे होते हैं जी। उसके लिए भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए है। तो बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, आयरन रिच डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी वजह से। तो इसीलिए हम कहते हैं, जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के दौरान, जैसे विप्स प्रोग्राम है हमारा, RBSK RKSK का प्रोग्राम है जो किशोरियों के लिए और किशोरों के लिए चलता है। उसमें हम विप्स में ब्लू टैबलेट प्रोफाइलैक्टिक देते हैं, हफ्ते में एक बार खिलाते हैं। और कोई अनीमिक होता है तो उसको 2 महीने तक के लिए लगातार खिलाते हैं, जिससे कि उसका अनीमिया ट्रीट हो जाए और जो उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। जी, चलिए सर, वापस आते हैं माताओं पे। जो 6 महीने तक हम बात करते हैं कि 6 महीने तक माँ को जो दूध है, वो माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान है, और 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए। और उसके बाद जो ऊपरी आहार हम देते हैं बच्चे को, माँ का दूध और ऊपरी आहार, उसका क्या महत्व है? और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आगे जाकर? जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, 1 घंटे के अंदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी है, करा देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि 1 घंटे में, वैसे आप हम देखें तो कुछ बिगड़ता नहीं है, चाहे 3 घंटे में भी कराइए, लेकिन 3 घंटे में शायद ज़्यादा देर हो जाए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो बड़े एफर्ट से पैदा होता है, वो एक्टिव होता है। अभी तक उसको मदर से न्यूट्रिशन मिल रहा था, जैसे हमने मदर से उसका कनेक्शन हटाया, उसका न्यूट्रिशन बंद हो गया। बिल्कुल। तो उस वक्त वो एक्टिव भी है, तो फटाफट जैसे ही आप डिलीवरी हुई है और माँ की उसको आपने छाती पे लगा दिया और उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा दी, तो वो एक्टिवली, वो भूखा भी है और फटाफट वो सक करेगा, सकिंग रिफ्लेक्स उसका अच्छा होगा और वो कर लेगा। लेकिन अगर हम लेट हो गए तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, बच्चा सुस्त हो जाएगा, उसमें इतनी ताकत ही नहीं होगी कि वो निपल को सक कर सके, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त मदर के जो निपल्स होते हैं थोड़े टाइट होते हैं, तो उसको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि जैसे ही डिलीवरी हो उसको तुरंत ही हम ब्रेस्ट फीडिंग करा दें बच्चे को। जब बच्चे को माँ अपनी छाती से लगाती है तो ममता भी जागती है। बिल्कुल। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि दूध को, मिल्क डक्ट्स को स्टिमुलेट करता है और सिक्रीट करता है। तो इस तरीके से, और जैसे बच्चा सक करता है वो रिफ्लेक्स और तेज़ हो जाता है, इस बच्चे माँ का दूध बनने लग जाता है और बच्चे का पेट भर जाता है। अगर नहीं होगा तो बच्चा हाइपोग्लिसीमिया में चला जाएगा, क्योंकि उसमें शुगर की कमी हो जाएगी बच्चे के खून में और साथ के साथ वो थोड़ा सुस्त हो जाएगा। और जब बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हाइपोथर्मिया में भी चला जाएगा। हाइपोथर्मिया का मतलब उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, फिर उसको ऊपर से कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। माँ मौजूद है, उसका दूध उसके पास है, बच्चा पास में है, तो उसका दूध ही पिलाना होगा। 6 महीने के बाद हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा कुछ उसे बच्चे को, जैसे कुछ सॉफ्ट हम खाना दे सकते हैं, फल दे दिए, कुछ भी। जी 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव सिर्फ माँ का दूध हमें पिलाना चाहिए बच्चे को, पानी भी नहीं देना है। ठीक है, और किसी भी हालत में कोई और भी चीज़ हमें नहीं देनी है। ऊपर का दूध है, आप गाय का दोगे, भैंस का दोगे,
हर जानवर के लिए उसी के बच्चे के लिए उसका दूध है। जी। भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बना है, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना है, हमारे बच्चों के लिए माँ का दूध है। जी। तो ये कंसेप्ट सभी के दिमाग में होना चाहिए। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, उसके बाद में वीनिंग ऑफ, धीरे धीरे सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमें शुरू करनी है। पहले क्लियर फ्लूइड से देनी है, क्योंकि बच्चा सिर्फ क्लियर फ्लूइड निगलना जानता है। जी। तो उसके बाद थोड़ा जब वो गाढ़ा करते चले जाइए, चाहे दाल का पानी है आप, उसके बाद आलू मैश करके देना शुरू करें, चावल को मैश करके देना शुरू करें, केला आप दे सकते हैं उसको, कोई जूस दे सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे, लेकिन माँ का दूध जारी रहे। कोई ऐसा समय नहीं आता, कोई ऐसी सूरत नहीं है कि आज इस तारीख से माँ का दूध बंद और ऊपर का शुरू। जी। ये ओवरलैपिंग में हमें करना होता है कि धीरे धीरे करके, और माँ का दूध आप 2 साल तक पिलाना चाहिए जी कायदे से। लेकिन सर आजकल जैसे वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फिर मदर्स, बहुत सारी मदर्स ऐसे भी करती हैं कि मदर मिल्क स्टोर करके रख देती हैं। बिल्कुल करके रखना चाहिए, मदर मिल्क स्टोर करके रखना चाहिए, अपना दूध पिलाना चाहिए अगर वर्किंग मदर्स हैं। और आज की तारीख में सरकार ने भी नियम बना दिया है कि जहाँ पर महिलाएं काम करें वहाँ क्रच होना चाहिए। जी। तो हमने भी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में अपने ऑफिस में क्रच खोल रखा है। जी। तो अच्छा लगता है कि माएँ आती हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आती हैं, और उसके बाद बीच बीच में जाके उनको फीड कराती हैं। अदरवाइज़ वो ना, कई बार तो ऐसा होता है कि इसे अगर बच्चे को हल्का सा भी कुछ दिक्कत है या घर में संभालने वाला नहीं है, तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती थी उसके लिए, बिल्कुल कि बच्चे को तो संभालना ही है। अब क्रच होने की वजह से ये सुविधा है। साथ साथ कि सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे लगता है क्रच होने का, कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहती है। जी। जी। और सर बात करें अगर हम जो आशा वर्कर्स हैं और ANM, तो इन अभियानों में उनकी क्या भूमिका रहती है, और क्या उन्हें भी, हम जो नए अभियान आते हैं उनके साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है? आशा वर्कर और हमारे जो ANM बहन जी है, वो की फंक्शनरीज़ हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की। ग्रास रूट लेवल पे ये लोग काम करते हैं। आशा वर्कर इन पर्टिकुलर, उसके पास 200 घर होते हैं, करीब 1000 की पॉपुलेशन होती है, अर्बन में 2000 तक की पॉपुलेशन होती है। तो उसको एक एक बच्चा उसकी उंगलियों पे गिना हुआ है, और उसे पता है किसके घर में डिलीवरी होनी है, किसके घर में छोटा बच्चा है, किसके घर में बुज़ुर्ग हैं। तो वो चलते फिरते सबका हाल चाल लेती रहती है। इसके साथ साथ हमने मैंडेटेड किया हुआ है, उनके साथ इंसेंटिव जोड़ा हुआ है कि 6 हफ्ते तक उन्हें 6 विज़िट करनी है नवजात की, जिसे हम होम बेस्ड पोस्ट नेटल केयर कहते हैं। ओके। तो HPPNC जी कहते हैं। तो वो उसको करते, तब जाके उसको इंसेंटिव मिलता है कि उसको देखना है कि बच्चे को बुखार तो नहीं है, कोई डेंजर साइन तो नहीं है, माँ दूध पिला रही है ना पिला रही है, माँ की तबीयत कैसी है, माँ को बुखार तो नहीं है, बच्चे को कोई और सिम्टम तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ करते हैं। फिर 1000 दिन जो है बच्चे के फर्स्ट 1000 डेज़ में, जी, तो उसमें भी आशा इन्वॉल्व है। माइलस्टोन्स भी देखते हैं। हमने आशा को एक किट भी प्रोवाइड कराई है जी, जिसमें रैटल्स भी हैं, टॉयज़ भी हैं, जिसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखे जाते हैं। जैसे 4 महीने का बच्चा है, वो आवाज़ से इधर उधर देखना चाहिए, बिल्कुल। और उसके सामने अगर हम रैटल घुमाते हैं तो उसके आई मूवमेंट्स होने चाहिए। तो ये सब पता चल जाता है कि बच्चे के आई मूवमेंट्स नहीं है तो रेफ़र दिखा के लाओ, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, फिर उसके बाद में बच्चा कलर्स डिफरेंट पहचानना शुरू करता है, कहीं कलर ब्लाइंड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो जो हमने किट दी हुई है उसके थ्रू हम डिटेक्ट करवा लेते हैं आशा से। और इसके साथ साथ बर्थ डिफेक्ट्स का भी जी, तो उसे रिपोर्ट करना होता है कि जो डिलीवरी होके आई है, हो सकता है कि ग्रॉस उस वक्त कुछ मिस हो गया हॉस्पिटल में, तो बच्चे को घर की विज़िट के दौरान चेक करती है उसके अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है किसी तरह का। अगर वो है तो वो भी रिपोर्ट किया जाता है। सो आशा वर्कर्स और ANM, तो सर सुनने में ऐसा लग रहा है हेल्थ केयर एट योर डोर स्टेप, यस, है ना सर, कि आपके घर पर आकर वो आपका पूरा चेक कर रहे हैं कि सब ठीक से चल रहा है, कोई बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, माँ को कोई परेशानी, या जो माइलस्टोन्स हैं हमारे वो अचीव कर रहे हैं या नहीं। जी, हमारी जो ये प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं और जो प्रमोशनल सर्विसेज हैं, ये आउटरीच सर्विसेज हम इन्हें कहते हैं। सब सेंटर लेवल पे 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर है जहाँ पर एक ANM है जी, और उसके नीचे आशाज हैं,
करीब 5 आशा एक एएनएम के नीचे होती हैं। तो आउटरीच सेशंस में जैसे कि हमारे इम्यूनाइजेशन का सेशन है, जी। हर आंगनवाड़ी पे वो सेशन लगाएगी, क्योंकि आंगनवाड़ी में जगह होती है, बच्चे आते हैं वहाँ पर सेशन लगाते हैं। जी। तो उसी वक्त वो उनका अनीमिया भी टेस्ट कर लेती है। ह्यूमन ग्लोबिनोमीटर हमने उसने दे रखे हैं खून जांचने के लिए, जी। उससे टेस्ट करती है। आयरन की गोली भी वही बांट देती है। अगर किसी को बच्चे को डायरिया है तो ओआरएस भी वो वहीं बांटेगी, जिंक की टैबलेट भी वो दे देगी, एंटीनेटल चेकअप भी वहीं पर कर लेगी वो मदर का, और उसका एचबीवी टेस्ट कर लेगी, वेट भी ले लेगी, और कोई दिक्कत है वो भी सारी चीज़ें वहीं पर कर लेगी। क्योंकि घर से गर्भवती महिला को अस्पताल तक ले जाना अकेले वो जाती नहीं है। घर पे अगर हस्बैंड हो सकता है काम पे गया हो, घर में कोई ले जाने वाला नहीं है, घर में और भी बच्चे होंगे उनको कौन संभालेगा, घर में ज़्यादातर के जानवर भी होते हैं पाल रखे, उन्हें पीछे से कौन देखेगा। तो ये एक समस्या है जी। लेकिन गांव में वो जाके दिखा सकती है और उसे मिल जाता है। इसी में वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी डिटेक्ट करती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। करीब हमारी 18 से 20% प्रेगनेंसीज हाई रिस्क हैं। ओके। जो कि जिसकी हाइट बहुत कम है जी। वेट बहुत कम है, सीवियर अनीमिया है, या कोई बीमारी है, या पहले सिजेरियन हुआ है, बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, पहले बहुत ज़्यादा एबॉर्शन हो रखे हैं जी। या किसी को टीबी है, महिला को जॉन्डिस है, कोई हार्ट डिजीज़ है। तो इस तरह के जितने भी हैं उनको डिटेक्ट करना, ठीक है। कोई मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, बच्चा टेढ़ा तो नहीं है, उल्टा तो नहीं है, ये हाई रिस्क हैं जो कि सेकेंडरी लेवल फैसिलिटीज़ पे, चाहे सिविल हॉस्पिटल है चाहे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जाके इनकी डिलीवरी होनी चाहिए। तो लाइन लिस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद में पीएसएमए का एक प्रोग्राम चलता है, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना के तहत। तो अभियान में उसके दौरान गायनेकोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाया जाता है। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको वहाँ पर भेजा जाता है, आशा अपने साथ लेके जाती है और आशा को 100 रुपीज़ इंसेंटिव देते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी को एकम्पनी करने के लिए, दिखा के ले जाने के लिए हम लोग। सो नो डाउट सर, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आशा वर्कर्स पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो आपने बिल्कुल सही कहा कि सबको अच्छे से नाम से जानती हैं, एक एक व्यक्ति के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप और बहुत टाइट कम्युनिकेशन रहता है। ये गांव में तो अक्सर देखने को मिलता है कि आशा बहन जी उनको बोलते हैं लोग, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप वो मेंटेन करके रखते हैं। तो बात करते हैं इस अभियान की। सर, इस अभियान की अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी 2 इम्पैक्टफुल अगर हम बात करें गतिविधियाँ या स्ट्रैटेजी रहती हैं इस अभियान में? अगर मैं आउटकम रिलेटेड आपको बताऊं कि डिक्रीजिंग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी या अंडर 5 मोर्टिलिटी, इसको कम करने के लिए जो है, एक तो 4 एंटीनेटल चेकअप्स जी, जो प्रेगनेंसी में 4 चेकअप हम करते हैं, इसी के अंदर हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसी के हिसाब से हम उनको गाइड कर लेते हैं, इंटरवेंशन हो जाती हैं। नंबर 1 तो ये है। उसके बाद में पोस्ट नेटल होम बेस्ड केयर, जो आशा 6 हफ्ते तक जाती है, क्यों न्यूनेट्स की मोर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि शुरू के जो 28 दिन होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं और बच्चे में इतने ज़्यादा रिजर्व्स भी नहीं होते। अगर फीवर भी हुआ है, अगर थोड़ा डायरिया भी हुआ है तो बहुत जल्दी उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है और बहुत जल्दी फिट्स आ जाते हैं ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर पे। तो वो डिटेक्ट कर पाना टाइमली इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये 2 एक्टिविटीज़ जो हैं, जो आशा वर्कर्स करती हैं और एएनएम के माध्यम से होती हैं। एंटीनेटल चेकअप एएनएम करती है, एचबीपीएनसी आशा करती है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिफेक्ट्स भी ढूंढती है, ये हमारी मोर्टिलिटी को कम करने में मदद करती हैं और मॉर्बिडिटी को भी। जी सर, हम शिशु और माता दोनों की अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, इम्यूनाइजेशन की बात करें, तो कौन कौन से ऐसी इम्यूनाइजेशन है जो कि आप संदेश देना चाहेंगे सबको इम्यूनाइजेशन समय पर करवानी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी डोजेज़ हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए? एग्जैक्टली कि एक आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी कहते हुए 5 साल 7 बार जी, कि 5 साल में 7 बार बच्चे को आना है टीका लगवाने के लिए। जन्म से शुरू करते हैं, 3 टीके हम लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, ओरल पोलियो से पिलाते हैं और बीसीजी टीबी से बचाने के लिए। 6 वीक्स पे यानी 1.5 महीने पे उसको हम 5 टीके लगाते हैं। एक तो रोटा वायरस
डायरिया से बचाने के लिए ड्रॉप्स पिलाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, निमोनिया से बचाने के लिए हम उसको पीसीवी का लगाते हैं टीका, और पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाते हैं, उसमें 5 बीमारियां शामिल हैं। इसके साथ साथ हम इंजेक्टेबल पोलियो भी लगाते हैं, अब शुरू कर दिया गया लगाने के लिए, किल्ड वायरस है उसका। उसके बाद में फिर अगेन 10 वीक्स पे लगाते हैं, जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर पीसीवी और आईपीवी जो इंजेक्टेबल पोलियो वो नहीं लगाते, बाकी 3 लगाते हैं। फिर हम 5 टीके लगाते हैं जो हमने 6 हफ्ते पे लगाए थे, 3.5 महीने पे, यानी 14 हफ्ते में वो लगाएंगे। फिर बच्चा 9 महीने से लेके और 12 महीने के बीच में, 1 साल का होने से पहले, हम कुछ जिलों में हम जापानीज एनकेफेलाइटिस का पीसीवी का बूस्टर लगाएंगे और मीज़ल रुबेला की फर्स्ट डोज हम देते हैं। उसके साथ हम विटामिन ए भी उसको पिलाते हैं। फिर 16 महीने से 24 महीने के बीच में डीपीटी बूस्टर, क्योंकि पेंटावेलेंट पहले लग चुका है, वो बूस्टर में आ गया है। उसके बाद ओरल पोलियो से पिलाएंगे, मीज़ल रुबेला की 2nd डोज देंगे और विटामिन ए भी हम उसे पिलाएंगे। और सर, माताओं के आयरन का जो कंटेंट है वो बढ़ाना पड़ता है हमें, गर्भावस्था की बात करें या उसके बाद भी, क्योंकि आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी यूजुअली हम देखते हैं कि महिलाओं में रहती है, तो उसके लिए भी कुछ करते हैं आप, कुछ सजेस्ट करते हैं? प्रेगनेंसी में प्रोफाइलैक्टिक, जिसको उसको अनीमिया ना हो, तो 180 टैबलेट यानी पूरी प्रेगनेंसी में 6 महीने के लिए उसे फर्स्ट 3 मंथ्स हम नहीं देते, क्योंकि उसको थोड़ा नॉजिया वॉमिटिंग रहता है। उस टाइम पे हम फॉलिक एसिड देते हैं खाली, फिर हम उसको देते हैं कि 1 गोली रोज़ आपको खानी है। इनके शी इज़ अनीमिक, उसको अनीमिया है, खून की कमी है, फिर सुबह शाम 2 गोली वो खाएगी तो उससे उसका अनीमिया दूर हो जाएगा। अगर नियर डिलीवरी के आसपास 8 महीने के आसपास अगर डिटेक्ट होता है कि अनीमिया, तो फिर हम उसे इंजेक्टेबल आयरन देते हैं, आयरन सुक्रोज, क्योंकि वो उससे जल्दी बिल्टअप हो जाता है, क्योंकि इसमें 1 महीना लगता है टैबलेट से बिल्टअप होने में हीमोग्लोबिन, और धीरे धीरे करके बिल्टअप होता है। शुरू में हम टैबलेट देते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको, अगर ज़्यादा सीवियर अनीमिक है तो भी हम उसको इंजेक्टेबल आयरन ही देंगे इंजेक्शन के थ्रू, और बहुत ज़्यादा कम है खून तो हम उसे ब्लड भी चढ़ाते हैं जी। कैल्शियम की टैबलेट भी हम देते हैं प्रेगनेंसी में, उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी कैल्शियम की टैबलेट भी देंगे। और ये सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ANM, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी तक सब अवेलेबल हैं जी, और कभी इनकी कमी नहीं होती जी। जी सर, और अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, तो जैसे ये 1000 दिन हम जीवन काल की बात कर रहे हैं, यानी कि शिशु के जीवन काल की, तो और भी कई अभियान हैं जो कि सरकार इस समय चला रही है। पोषण पखवाड़े भी आयोजित किए जाते हैं। पोषण पखवाड़ों को आयोजन उनका हम करते हैं ताकि लोग जागरूक हों। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पोषण पखवाड़ा आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, WCD के थ्रू ये प्रोग्राम चलता है। हेल्थ उसमें इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी है, इम्पॉर्टेंट सहायक है। जो अनीमिया का पार्ट है, इम्यूनाइजेशन का पार्ट है और न्यूट्रिशन काउंसलिंग का पार्ट है, वो लोग हम करते हैं उसमें। आयरन की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, कैल्शियम की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करना और उनके HB टेस्ट करना, साथ के साथ उनको हेल्थ टॉक्स देना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। खाने में सिर्फ न्यूट्रिशन बताना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में फूड डाइवर्सिफिकेशन पे भी हमें बात करनी होती है जी। क्योंकि हम आज गेहूं चावल खा रहे हैं, उनमें आयरन कंटेंट काफ़ी कम है। हमारे पुरखे जवार बाजरा खाते थे जी, ज़्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 100 साल पहले, लेकिन और हमारे जीन्स अभी भी उसी को मांग रहे हैं जी। जीन्स चेंज होते हैं हज़ारों सालों में, तो आज की तारीख में जो हमारा शरीर मांगता है वो जवार बाजरा, मिलेट्स जी। तो मिलेट्स बेस्ड फूड को प्रमोट कर रहे हैं कि हमें मिलेट बेस्ड फूड लेने चाहिए। एक तो डाइवर्सिफिकेशन की बात है, फिर फोर्टिफिकेशन है जी, कि मिल्क फोर्टिफाइड आ रहा है। सबसे पहले सॉल्ट शुरू हुआ था, आयोडाइज्ड सॉल्ट था जी। हैफेड ने आयरन फोर्टिफाइड आटा शुरू किया है, तो वो लेना चाहिए, हमें करना चाहिए। राइस भी, चावल शुरू किए थे, फोर्टिफाइड राइस जी जी, वो भी शुरू किए थे, तो फोर्टिफिकेशन की तरफ ध्यान देना है। दूसरा कि कब क्या खा रहे हैं और किस क्वांटिटी में खा रहे हैं जी। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, आंवला का नाम आते ही सब लोग एक साथ कहते हैं रिच इन विटामिन C जी, सबको पता है, ठीक है, पर आप कितना आंवला खा सकते हो? जब हम कंटेंट गिनते हैं
पर 100 ग्राम। अब 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम आंवला खा लोगे, जी, ठीक है, लेकिन अमरूद आप 150-200 ग्राम खा लेते हो, उसमें भी उतना ही विटामिन सी है। रहता है, जी, तो क्वांटिटी डू मैटर, जी, ठीक है। पुदीना है बहुत ज़्यादा रिच आयरन में, पर कितना खाओगे, 4 ग्राम 5 ग्राम, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें दालों में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जो क्वांटिटी हम ज़्यादा खा सकते हैं उसी क्वांटिटी में हमें आयरन मिलेगा। जी, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू कुक, कैसे पकाना है। अगर आप ढक के नहीं पकाते तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो भाप में निकल जाएगा। हम कहते हैं हरे साग में आयरन होता है, फाइबर होता है। अगर साग हमने उबाला, पालक है, बथुआ है, सरसों का साग है, ठीक है, चौलाई है, उसका पानी हमने निकाल दिया तो फाइबर रह गया, आयरन तो हमने नाली में फेंक दिया, जी, ठीक है। तो ये भी सिखाना पड़ेगा कि कम पानी में उबालें, उस पानी को उसी के अंदर रहने दें, जी, नंबर 1। अगर ज़्यादा पानी है तो उसको निकाल लें, उस पानी के साथ अपनी दाल उबाल लें, सब्जी बना लें, या उसको से आप आटा गूंद के इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये तरीके भी हमें बताने होंगे, ये खा लो वो मत खाओ, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, फूड इनहिबिटर्स होते हैं और एनहांसर्स होते हैं, कि फूड कॉम्बिनेशंस किसके साथ क्या नहीं खाना। जी, अगर आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं तो उसके साथ आप विटामिन सी युक्त या खट्टी चीज़ें खाएं, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अप टू 30% बढ़ जाता है। जी, उसी के साथ अगर आप एल्कली ले रहे हैं चीज़, दूध पी रहे हैं, तो 30% आपका एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। तो फूड कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी। सर, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, जीवन काल के जो पहले 1000 दिन हैं उनके बारे में भी, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो अभियान है उनके बारे में भी, और एएनएम के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टूडियो में आज अपना कीमती समय निकाल कर आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालिनी जी, नमस्कार। तो ये था आज की नारी चेतना कार्यक्रम का ये अध्याय, और अब आप शालिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।